बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है इससे पहले हम जो है वो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वीडियो लेक्चर हमने किए थे, और आज जो हमारा है ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जो कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर करेंगे। देखिए, हमने जो डेटा कलेक्शन मेथड्स को ऑलरेडी डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो क्लासिफिकेशन की बात की और थ्योरेटिकली हमने उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, और उसी में हमने एक जिक्र किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव जो डेटा है उसकी कैसे की जाती है, उसके हमने प्रोसीजर्स को डिस्कस किया था। आज वही हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ज़रिए उसको देखते हैं कि हम कैसे जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमने किया, मतलब फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन अ मिड टर्म एग्जाम। हमें ये कुछ 30 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे पास इन टर्म ऑफ मार्क्स आए हुए हैं, और हमने देखना है कि इसको हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, किस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या है, रेंज हमारे पास क्या है वो XM माइनस X0 है। XM क्या है, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि XM हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा सेट होती है, और X0 जो है वो मिनिमम। वहाँ हमने इसको लार्जर वैल्यू XL और XS से भी नोटेशन की थी। सो ये दोनों नोटेशन जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं। तो अगर हम डेटा को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 11 और जो स्मॉलेस्ट है वो 7 है। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं जो कि 4 है, तो हमने देखिए उस वहाँ पे हमने एक चीज़ कंसिडर की थी कि जो रेंज का जो आंसर है, अगर वो हमारा आंसर लेस देन अगर 10 हो तो फिर हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्जर्व कीजिए, डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे रेंज जो है वो लेस देन 10 है, इसलिए यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। देखिए, ये आपके सामने एक टेबल की फॉर्म आ जाती है जिसको हम ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई, जो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है वो कौन सी बनेगी, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो उसका जो फाइनल टेबल है वो कुछ इस तरह का हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन क्यों, ये कैसे एक फाइनल टेबल हमारे पास आ जाता है, हम इन स्टेप्स को जो डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास क्या है। जब हम रेंज डिसाइड कर देते हैं कि रेंज हमारे पास क्या है, तो जो फर्स्ट कॉलम होता है, वो फर्स्ट कॉलम जो आता है उसको हम कहते हैं ग्रुप्स का कॉलम। जो हमारे पास, आप अगर ये देखें तो पहले मैंने एक टेबल बनाया, टेबल की जो आप हेडिंग आपने देखी होगी, उसकी हेडिंग जो थी वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेडिंग थी। अब देखिए, पहला जो कॉलम है वो ग्रुप्स का है। अब ग्रुप्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा कि जो डेटा सेट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है डेटा सेट में, उसको हम क्या कहेंगे, जो वो हमारा फर्स्ट ग्रुप होगा। देखिए, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरा 7 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल जो वैल्यू है वो 8 है, फिर 9 है, फिर 9.5 है, फिर 10 है, और फिर हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, वो 11 है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, एक ग्रुपिंग जो है वो हमारे पास आ जाती है। अब देखिए, दूसरा कॉलम अगर आप देखेंगे तो ये टेलीबार का कॉलम है। टेलीबार कॉलम हमने कैसे करना है, अब अगर एक चीज़ आपने ज़रूर इस चीज़ को करना है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके पास जो है वो इस जो लेक्चर है इसकी एक हार्ड फॉर्म ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो हमारे पास 11 है। अब हमने क्या करना है, अगर आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे हमारे पास जो कि ये कॉलम मैंने बनाया, तो इसमें देखिए मैंने 11 के सामने एक बार मैंने लगा दिया। ये बार मैंने क्यों लगाया, इसलिए कि जो क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू है मेरे पास वो वैल्यू क्या है, वो 11 है, तो इसलिए मैंने 11 के सामने, ये आप देख सकते हैं 11 है इसलिए किया। अब देखिए, नेक्स्ट वैल्यू जो है 10 है। अगर मैं इधर इसी उसमें जाऊं तो मैं देखूंगा कि आप देखेंगे कि ये देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो नीचे मैं टेबल बना रहा हूँ वहाँ मैंने क्या किया कि 10 के सामने मैंने ये ऑब्जर्वेशन कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 8 है, तो अब देखिए एक बार मैंने 8 के सामने लगा दिया। नेक्स्ट वैल्यू जो है मेरे पास 7 है, तो मैंने वो लगा लिया। मेरे पास क्योंकि हार्ड कॉपी है तो मैं वहाँ से देख के बता रहा हूँ। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 7 है। उसके बाद अगर मैं आगे देखता हूँ तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास
जो आती है, यहाँ देखिए, यहाँ फिर जो 7 के बाद है वो 8th वैल्यू है। तो आप ये देखिए कि यहाँ मैंने 8 के सामने एक और बार लगा दिया। इसी तरह अगर मैं आगे जाता हूँ तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 9 है। अगर यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे 9 के सामने मैंने एक बार लगा दिया। इसी तरह 1 बाय 1 करके मैंने ये बार लगा दिया। अब आप ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहाँ पे भी 3 है, ये 4 बार हैं, ये 4 बार हैं और ये भी 4 बार हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास क्या आती है। अब देखिए 4 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 5 की वैल्यू आएगी, जो कि देखिए 9 वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो अब ये देखिए जो 4 के बाद जो 5th वैल्यू आती है, तो 5th वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ये क्रॉस एक्चुअली क्या है, जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू जो है वो सेट ऑफ 5 है। ये हम इसके डायरेक्ट आगे भी एक लगा सकते हैं, लेकिन वो हमें काउंट करने में ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ 5 वैल्यूज़ है, इसलिए हमें काउंट करना आसान है। अगर आप आगे देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको भी सेट ऑफ 5 करा रहा है, ये भी सेट ऑफ 5 है। अब देखिए एक वैल्यू 9 के सामने और आ रही है, तो वो 6 पे एक बार लगा दिया, एक और आ रही है तो 7 पे लगा लिया। यही चीज़ हमने यहाँ पे की कि जब इस सेट ऑफ 5 के बाद अगली दफ़ा भी कोई 10 वैल्यू है तो एक बार हम और लगा लेते हैं। इसी तरह हम जो है 1 बाय 1 करके इसको हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट जो है वो बना लेते हैं। और जो फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये आ जाता है यहाँ पे, ये अब ये जो आपके पास फाइनल जो टेबल बनता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया कि ये जो टेली बार है ये कैसे हुआ, ये मैंने आपको समझा दिया। अब जब हम तीसरा कॉलम, हमारा जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है, ये कॉलम कैसे आएगा। अब ये कॉलम कैसे आएगा कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 बार्स करने हैं और इनके सामने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या है, 4 है। इसी तरह देखिए 8 के सामने ये सेट ऑफ 5 है तो हमने ये 5 लिख लिया। इसके बाद देखिए 5 6 एंड 7 ये हमने लिख लिया। उसके बाद 9.2 जो है वो 2 वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख ली। इसी तरह देखिए 5 6 एंड 7 जो है 10 के सामने जो है 10 की फ्रीक्वेंसी ये है 7। इसका मतलब है कि क्लास के अंदर 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 हैं जिन्होंने 10 मार्क्स लिए। इसलिए 11 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए, वो 5 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 11। देखिए ये कंप्लीट टेबल बन गया। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी सही है या नहीं है, तो हमने क्या करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है इसको सम अप करना है। देखिए अगर इसको हम सम करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 30 आता है। और अगर मैं फिर आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके जाऊँ तो देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि जो मार्क्स हैं वो 30 स्टूडेंट्स के हैं। इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप की बात हो रही है, क्योंकि क्लास की बात हो रही है। क्लास में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो 30 हैं। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर आनी चाहिए। जब ये चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल गलती उसके अंदर नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास आ गया है यहाँ तक। अब ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको टेली बार कॉलम यहाँ बनाना आ गया, यही चीज़ बिल्कुल हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है कि हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जिसको हमने कहा था कि ये जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास है वो क्या है, वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस तरह बनेगी, उसको हम ज़रा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया, यहाँ पे आके देखिए क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा शोज द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ये मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट शो हो रहा है, जो कि आउट ऑफ 100 जो है वो हमने कुछ 50 स्टूडेंट्स के जो है एक टेस्ट ले लिया और उनके मार्क्स हमारे पास एक रॉ फॉर्म में यहाँ पे आ गए। देखिए अब फिर हम सबसे पहले जो पहला स्टेप हम जो प्रोसीजर में करते थे कि वो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, वो पहला स्टेप होता है कि आपने रेंज को डिटरमिन करना है। अगेन आप देखिए कि रेंज हमारे पास क्या है, XM - X0 है। इस डेटा के अंदर से हम देखते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो 98 वैल्यू है। तो आप देखिए ये वैल्यू 98 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 45 है। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है।
अब ये 10 डिफरेंस है, तो क्योंकि हमने बाय रूल ये देखा था कि अगर हमारे पास रेंज का आंसर लेस देन और इक्वल टू 10 होगा तो डिस्क्रीट बनेगी, जबकि इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारी रेंज आ रही है वो हमारे पास ग्रेटर देन 10 आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो हमारी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। लेकिन देखिए अगर मैं आपको दोबारा अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ले जाऊं तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जब रेंज का आंसर हमने कर लिया तो रेंज के आंसर के बाद हम जो है वो डायरेक्ट बिल्कुल फ्रीक्वेंसी टेबल की, देखिए यहाँ रेंज डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया डिस्क्रीट बनती है और डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। जबकि ये चीज़ जो है वो हमारे इस केस में नहीं है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो रेंज के बाद हमें कुछ चीज़ें जो हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं इसमें वो निकालनी है। वो सबसे पहले क्या है, के की बात करेंगे। के क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स कहते हैं, जो कि फार्मूला है 1 + 3.3 log of n। अब देखिए ये फार्मूला हमारे पास है, आप बेहतर तो यही है कि आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जो हैं वो ले लीजिए, और मेरे पास मौजूद है ऑलरेडी, मैं आपको ये यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ये है, आपके पास होने चाहिए इस तरह के कैलकुलेटर साइंटिफिक। तो ये डबल डिस्प्ले कैलकुलेटर्स होते हैं, जब आप इनके ऊपर ये चीज़ें करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर दे देते हैं। आप जब यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, मोबाइल के ऊपर भी है ये फंक्शंस मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि मोबाइल एग्जाम में अलाउ नहीं होते तो इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम पड़ जाएगी, इसलिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। देखिए अब ये क्या, 1 + 3.3 log n। n क्या है, n इज़ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है वो अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं ये क्या है, 50 ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या किया, उस फॉर्मूले में जो है वो हमने क्या किया, n की वैल्यू को प्लेस कर दिया। अब कैलकुलेटर में पहले आप 1 + 3.3 log of 50 निकालेंगे तो आपके पास जो डिस्प्ले आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, 6.07। आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है, जो कि हमारे पास क्या बनता है, 7 ग्रुप्स की हमारे पास बात हो रही है कि 7। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने यहीं तक नहीं रुकना, बल्कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है आई की। आई क्या होता है, आई जो फार्मूले के मुताबिक वो रेंज डिवाइडेड बाय के है, जो कि रेंज हमने निकाल चुके हैं। आप देखें रेंज का आंसर हमारे पास क्या आया था, 53 आया था, हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया और के हमारे पास 7 आया। जब हम इसको करते हैं तो 7.57 हमारे पास आंसर आता है, जो कि i = 8 के बराबर है। अब ये 8 क्या है, 8 एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ग्रुप्स है। इसको हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल की बात करते हैं। इसको ऐसे भी ज़ाहिर किया जाता है मुख्तलिफ, अगर आप आगे देखेंगे मुख्तलिफ ऑथर्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो i जो है वो 8 है। इस 8 का क्या मतलब है कि जो 2 कंसेक्यूटिव ग्रुप्स बनेंगे उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो 8 का होगा। अगर ये चीज़ हम अगर नीचे देखें जो कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में की थी, तो ऐसे इंटरवल की कोई बात नहीं होती। अब आप अगर इसको ऑब्जर्व करें, देखें, अगर हम देखते हैं 7 और 8 के दरमियान डिफरेंस 1 का है, 8 और 9 के दरमियान 1 का है, लेकिन 9 और 9.5 के दरमियान 0.5 का है। यहाँ हम ऐसी कोई बात नहीं करते कि इंटरवल हमें पहले से फिक्स करना है, बल्कि जो भी पॉसिबल वैल्यू होती है हम उसको देख लेते हैं कि उसके मुताबिक हमारे पास जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी, चाहे वो 2 के डिफरेंस से हो, 10 के डिफरेंस से हो, 15 के डिफरेंस से हो, हमारा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो फिर हमने ये चीज़ डिटरमिन ज़रूर करनी है। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ग्रुप्स है वो क्या आया, 8 आया। अब आ जाते हैं, जब ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, क्योंकि जब यहाँ से आ गया तो तब उसके बाद हमने जो जाना है वो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर जाना है। अब देखिए ये तो एक फाइनल टेबल है जो कि हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको कुछ स्टेप्स में इसको लेके जाता हूँ कि सबसे पहले जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल के ऊपर आ जाते हैं तो पहली चीज़ जो हमने क्या करनी है, देखिए ये वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो टेबल है जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर आना है। अच्छा, अब देखिए जो मैंने डिस्क्रीट केस किया था उसके ऊपर मैंने इस चीज़ को निगलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे ग्रुप्स लिखा था। ग्रुप्स एक्चुअली कहाँ से बने, ग्रुप्स जो है वो जर्नल नेम है इस कॉलम का, जो कि एक्चुअली वेरिएबल वैल्यू को हम यूज़ करते हैं, इनको हम ग्रुप्स या क्लासेस कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ओरिजिनल मार्क्स लिख दिए हैं, यहाँ ग्रुप्स भी लिख लेते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो एक्चुअली वेरिएबल कॉलम होता है, दूसरा वो देखिए डली बार है, तीसरा स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स क्या है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज।
मैंने यहाँ पे ओरिजिनल जो हमारे पास टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो यूज़ करें। आप यहाँ ग्रुप्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एफ यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पहला ग्रुप हमारे पास क्या होगा। देखिए, जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास लोअर और अपर लिमिट हो गई है। मैं ऑलरेडी जो हम थ्योरेटिकल प्रोसीजर में बता चुका हूँ उसमें ये लोअर अपर लिमिट का कंसेप्ट में बता चुका हूँ। लेकिन देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। ये 45 है। ये 45 क्या चीज़ है? एक्चुअली 45 जो है वो हमारे पास जो हमारा डेटा था, उस डेटा में जो मिनिमम वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी? 45। या अगर ऑब्जर्व करें x0 क्या है? 45। तो जो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप जो होगी वो क्या होगी? वो हमारा स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा जो कि डेटा में मौजूद है। अब देखिए, अब इसकी अपर लिमिट भी हमें चाहिए लेकिन नेक्स्ट ग्रुप भी चाहिए। अब अगर आप आई की तरफ जाएं तो आई को मैंने क्या कहा? आई को मैंने कहा जो कि है 8। 8 क्या चीज़ है? वो हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ग्रुप्स, साइज ऑफ ग्रुप्स, हाइट्स बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन ग्रुप्स की बात हो रही है, टू कंसेक्टिव ग्रुप्स की बात हो रही है। तो हमने देखिए क्या करना है, हमने 45 में 8 को प्लस करना है। जब हम 45 में 8 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 53। ये देखिए, मैंने क्या किया, 45 में 8 को प्लस किया तो नेक्स्ट ग्रुप की जो है वो लोअर लिमिट आ गई। देखिए, आई क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव। डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है? लार्जर माइनस स्मॉलेस्ट को कहते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकालने को हम डिफरेंस आमतौर पे कहते हैं। देखिए, 53 में से अगर 45 निकालें तो हमारे पास 8 ही आता है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट किया 45 प्लस किया 53। अब 53 में फिर हम प्लस करते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट आ रही है जो कि 61 है। फिर हम 61 में दोबारा 8 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 69 आ रही है। फिर हम 8 प्लस करते हैं तो 77, फिर 8 किया तो 85, फिर 8 किया तो 93। यहाँ 93 पे क्यों ऐड है? मैं प्लस क्यों नहीं कर रहा, क्यों 101 नहीं लिख रहा, इस बात को मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ तक की बात होगी कि ये लोअर लिमिट हमने यहाँ पे कर दी। अच्छा, अब इस बात को जहन में रखिएगा क्योंकि हमारे पास जो, अगर हम इस यहाँ पे देखें तो जो लार्जर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 98 है। तो हमने अपनी ग्रुपिंग की एंडिंग कहाँ करनी है? जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 101 आ जाता है, जो कि मेरे लिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। 101 मेरे उसकी काम की चीज़ ही नहीं है क्योंकि 98 यहाँ तक पूरा आ जाएगा इसके आगे। अब क्वेश्चन बनता है कि चीज़ यहाँ पे अगर ये तो लोअर लिमिट्स हैं तो अपर लिमिट कैसे बनेगी? अब अपर लिमिट के लिए आपको दोबारा मैं क्वेश्चन के ऊपर लेके जाऊंगा। देखिए, अब आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो आप गौर कीजिए। क्या कोई वैल्यू इसके अंदर, कोई एटलीस्ट वन वैल्यू, कोई सिंगल वैल्यू जो है वो डेसिमल्स में तो नहीं है? क्या वो फ्रैक्शन में है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं? वो इंटीजर्स हैं। क्योंकि यहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं, कोई फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं, हम ये कह सकते हैं ये जंपिंग वैल्यूज़ हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि अगर ये इंटीजर्स हैं तो बाय जनरल रूल हम बात करते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़ हैं, अगर हम ये बात करें कि अगर आप कोई सी दो कंसेक्टिव ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक वैल्यू में लेता हूँ खुद से, वो 25 है, तो 25 के बाद क्या आता है? 26 आता है। अगर 25 और 26 का हम डिफरेंस लें तो वो डिफरेंस क्या आता है? 1 का आता है। अगर आप कोई और ले लीजिए, आप 55, 56 ले लीजिए, अब 55 और 56 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। मीन्स 55 से डायरेक्टली आप जंप करके 56 पे जाते हैं। क्योंकि डेटा के अंदर तमाम की तमाम वैल्यू इंटीजर्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट है वो क्या होगी? देखिए, यहाँ तक मैं बात कर चुका हूँ कि ये 53 कैसे आया। अब 53 तो 45 में 8 को ऐड करके आया, लेकिन ये 52 क्यों आया? हमने क्या करना है कि जो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप है
उसको हमने 53 से 1 लेस लेना है जो कि 52 है। या हम ये करते हैं कि इसकी अपर लिमिट 52 है, तो नेक्स्ट ग्रुप की जो लिमिट होगी वो 1 डिफरेंस से स्टार्ट होगी, 1 इंटीजर से स्टार्ट होगी। देखिए 52 के बाद अगला क्या है 53। अब देखिए यहाँ क्या 61 किया था, इसका मतलब अपर लिमिट क्या होगी 60 होगी। ये वैल्यूज देखिए पहले नहीं थी, मैंने यहाँ क्यों 52 लिखा, क्योंकि 53 से 1 लेस करके हमने यहाँ लिख देना है। 1 क्यों करते हैं, क्योंकि डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी इंटीजर हैं और इंटीजर का जो डिफरेंस है वो 1 है। ये मैंने 60 क्यों लिखा, क्योंकि ये 61 था तो मुझे यहाँ 60 लिखना पड़ा। ये 69 है तो मैंने इसकी अपर लिमिट 68 कर लिया। मैंने यहाँ 76 है तो इसकी अपर लिमिट मैंने 76 कर दी। ये 85 थी तो यहाँ मैंने 84 कर दिया। यहाँ 93 तो मैंने 92। अब अगर देखिए क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, 93 में मैं अगर 8 को करता हूँ तो ये 101 आता है, लेकिन मुझे जो इसका एंड करना है वो क्योंकि यहाँ 101 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जो ग्रुपिंग हो रही है इस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं कंटिन्यूअस ग्रुपिंग। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे की। अब हम देखते हैं कि हम टैली बार की तरफ कैसे आते हैं। अगेन देखिए मैं फिर आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ कि क्वेश्चन में जो पहली वैल्यू है वो वैल्यू क्या है। अब अगर आप देखें कि पहली वैल्यू यहाँ पे 1 बाय 1 आते हैं, हम इस तरह रो वाइज चलते हैं। देखिए 67 है, फिर 63 है, फिर 57 है, तो हम देखते हैं कि पहली वैल्यू जो है वो क्या है 67 है। अगर ये 67 है तो हमने क्या करना है, जो टैली बार कॉलम में जाना है। अब देखिए मैं नेक्स्ट आपको लेके जाता हूँ कि टैली बार कॉलम में जो पहली वैल्यू थी वो क्या थी 67। तो 67 जो है वो देखिए 61 और 68 के दरमियान लाई करती है। तो ये जो पहला बार आया है ये हमने इस क्लास के सामने या इस ग्रुप के सामने इसलिए लगाया है कि 67 पहली वैल्यू जो है वो क्या है वो इसमें लाई करती है। नेक्स्ट वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो आपके पास आती है वो ठहरे मेरे पास हार्ड कॉपी मौजूद है, मैं उसमें आपको देख के बताता हूँ। ये दूसरी वैल्यू जो है वो 63 है। तो अगर 63 देखिए तो वो भी इसी ग्रुप में है, तो 63 नेक्स्ट हमने बार लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखिए 57 है, तो 57 जो है 53 और 60 के दरमियान है, तो वहाँ पे हमने एक बार लगा लिया। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 85 है, तो 85 देखिए यहाँ पे है तो हमने यहाँ एक बार लगा दिया। फिर 67 है तो 67 ये हमारे पास इसी तरह ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने डिस्क्रीट केस के अंदर किया कि 1 बाय 1 करके आपने यहाँ पे बार लगाते जाना है, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आप देखिए ये बार कंप्लीट होकर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखिए अगेन ये 4 वैल्यूज के बाद जब 5वीं वैल्यू आई तो मैंने इसको क्रॉस कर दी कि जब भी 4 वैल्यू के बाद 5वीं वैल्यू आएगी तो आपने उसको क्रॉस कर देना है, और ये क्रॉस होके देखिए ये सेट ऑफ 5 बन गया है। आगे अगर हम देखते हैं, हम जाते हैं तो देखिए ये हमारे पास कंप्लीटली बार कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने 1 बाय 1 जो है वो जाके इसको कंप्लीट किया है। देखिए 4 बार ये हैं, ये सेट ऑफ 5 है, ये भी सेट ऑफ 5 है, देखिए ये भी सेट ऑफ 5 है, ये भी और ये भी। देखिए अब ये हमारा जो है टैली बार जो है वो कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने क्या करना है, इसको बहुत कंसंट्रेशन से करिएगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू आपने मिस कर दी तो उसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए ये हमारे पास टैली बार कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी कॉलम है वो हमारा किस तरह से आएगा। तो अब आपको मैं फाइनल यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जो टैली बार कॉलम था वो हमारे पास, उसको हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने पहले देखिए ऊपर क्या करें, देखिए फर्स्ट ग्रुप के सामने 4 वैल्यूज़ हैं, 4 बार हैं, तो फ्रीक्वेंसी मीन जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी, हम ये कहते हैं कि 45 और 52 के दरमियान जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, क्लास में 4 हैं। अब देखिए 5 और 5 ये 10 हो गए, इसका मतलब 60 और 53 और 60 के दरमियान जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं। उसके बाद देखिए ये है 5, 10, 15 और 16, तो इसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी 16 लिख ली। इसे देखिए 5 + 4 9 आ गया, फिर 5 + 1 6 आ गया, ये 4 बार हैं। फिर हम देखते हैं कि 1 बार आपके पास आ जाता है। अब देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या है 50 है। अब यही चीज़ें जब हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट होनी चाहिए, और यही चीज़ हमने यहाँ देखे कि हमने कहा है कि ये जो टोटल नंबर्स हैं कितनी हैं, ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 50 हैं। तो ये इस बात का करते हैं कि जब हमारे पास
ये आंसर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, तो इसका मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो 100% ठीक है और बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन हमने किया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो है वो ये कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, फिर आप करिएगा, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनको डिस्कस कर दूंगा। और इसको बहुत ही कंसंट्रेशन से करिए दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि जब आप इसी क्वेश्चन की एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इससे रिलेवेंट आपको असाइनमेंट भी दूंगा। अब क्योंकि इसको आपने प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मैंने चीज़ें वीडियो लेक्चर में देनी है या लेक्चर अपलोड करने हैं, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। मैं बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या चेंजेस होंगी, उन चेंजेस को हमने यहाँ डिस्कस करना होगा कि हमारी ग्रुपिंग कैसे बनती है, स्टेटमेंट के मुताबिक जो चीज़ें हमें दी जाएंगी उसके मुताबिक हमें कैसे चलना है, डेटा को हमने देखना है कि डेटा कैसा है तो ग्रुपिंग कैसे करनी है। ये चीज़ें आगे मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को आपने बहुत कंसंट्रेशन से और ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स होपफुली ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। बहुत गर्मी है, मैंने पंखा भी ऑफ़ किया हुआ है तो पसीना बहुत आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि जब हम आपके साथ एफर्ट करते हैं तो आपको भी करनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो लेक्चर के एंड में ज़रूर ये कहता हूँ कि आपका लाजमी फ़ीडबैक होना चाहिए। आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप कॉल्स भी कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। जितनी आसानी हुई मैं उससे ज़्यादा आसान करके आपको समझाऊँगा। होपफुली जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ज़रूर आप क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और आज से जो है वो हमारे 1 जून हो गया, तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं। हम देखते हैं उसको कितना हम आसानी से क्या मेथड हम अप्लाई करते हैं, क्या यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है उसका फ़ायदा हो सके। होपफुली इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर समझ पाएंगे और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।